Assalamu alaikum dear students. Most probably all of you will be busy in preparing for the board exams. And for the same purpose, I have designed a 12-hour course in which I am going to complete the entire physics syllabus in 12 hours, right? And in this series of video lectures, we will discuss only board exam oriented topics and numericals. So without wasting any time, let us directly move on to the first chapter, which is electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते ही होंगे, इट मीन चार्ज एट रेस्ट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज तो दो टाइप्स का होता है, वी कैन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पर टॉपिक जो हमसे पूछा जाएगा दैट कैन बी प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज इट इज स्केलर। पॉइंट नंबर 2, इट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये स्पीड की कोई भी बॉडी अगर चार्जड होगी, स्पीड अगर बॉडी की चेंज होगी तो इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, जैसा कि मास चेंज होता है स्पीड के साथ साथ, बट चार्ज चेंज नहीं होगा। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा वो रिपेल करेंगे, बट अगर अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट। सो थर्ड प्रॉपर्टी वी कैन हैव like charges repel and unlike charges attract। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा? ये इनफैक्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज जो हमारे पास अवेलेबल है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रीट वैल्यूज में अवेलेबल है, कंटिन्यूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है अभी समझ आएगा आप लोगों को। पहले मैं लिखूंगा चार्ज इज अवेलेबल इन डिस्क्रीट वैल्यूज रादर देन इन कंटिन्यूस फॉर्म। चार्ज जो है ये डिस्क्रीट वैल्यूज में अवेलेबल है और कंटिन्यूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारे पास चार्ज होता है इट कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस एनी। किसी भी बॉडी का जो चार्ज हो सकता है वो प्लस माइनस एनी हो सकता है। अब एन यहाँ पे क्या, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो पॉसिबल चार्ज जो आएगा बॉडी में, पॉसिबल चार्जेस, जो पॉसिबल चार्जेस होंगे, देखिए बॉडी ने या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या लूज किया होगा, तो उस टाइम बॉडी का चार्ज क्या आएगा, होगा प्लस माइनस 1e। 1e मीन्स ई का ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आप जानते ही होंगे। 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बॉडी का चार्ज या तो ये हो सकता है, बॉडी का चार्ज या तो प्लस माइनस 2, अगर एन का वैल्यू हम 2 देंगे, सो 2 × 1.6 यानी 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी बॉडी का चार्ज हो सकता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस इज द पॉसिबल चार्ज। इनफैक्ट आप और एक चार्ज भी निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू मान लो आप 3 देंगे तो बॉडी में उस टाइम पे कितना चार्ज होगा, प्लस माइनस 3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी दिस कम्स इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। सो बॉडी में या तो ये चार्ज हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इन दो के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लोगे, लेट अस सपोज 2 × 10⁻⁻19, वो तो इन दो के बीच में आ रहा है ना, वो चार्ज हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
यानी चार्ज जो अवेलेबल है, चार्ज जो हम बना सकते हैं वो हम डिस्क्रीट वैल्यूज में बना सकते हैं, या तो ये बना सकते हैं या तो ये, या तो ये। कंटिन्यूस फॉर्म में चार्ज अवेलेबल नहीं है। अब कोई सोच रहा होगा क्यों ऐसा, व्हाट इज द कॉज फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज? इसका बेसिक कॉज यही है, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ, या 2 या 3 या 4, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर थोड़ी किया जा सकता है। सो व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कभी कभार कॉज भी पूछा जाता है। व्हाट इज द बेसिक कॉज? इसका कॉज क्या है? वी कैन ट्रांसफर ओनली integral number of electrons from one body to another। अब बोर्ड एग्जाम्स में या तो ये डेफिनेशन आएगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, बराबर आप ऐसे ही लिखेंगे, चार्ज इज अवेलेबल इन डिस्क्रीट वैल्यूज रादर देन इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। सो बॉडी में चार्ज कितना हो सकता है? प्लस माइनस एनी। अब पॉसिबल चार्जेस हमारे पास ये हैं। सो व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, ये हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अब क्वांटाइजेशन पे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी दिखाएंगे। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, एन ऑब्जेक्ट लूजेस 10 raised power 6 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड पहला पार्ट चार्ज एक्वायर्ड, बॉडी में कितना चार्ज आएगा। दूसरा पार्ट मास ट्रांसफर्ड, कितना मास ट्रांसफर हो गया, राइट। चलिए, तो सबसे पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी n दिया गया है, तो बॉडी में कितना चार्ज आएगा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE के बराबर, ठीक है। सो कितना चार्ज बॉडी में अपीयर हुआ, n, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 raised power 6, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम। सो व्हाट इज योर आंसर, 1.6 into 10 raised power minus 13 कूलम बॉडी का चार्ज आ गया, ठीक है। और उसके बाद मास कितना ट्रांसफर हुआ, इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आप जानते ही होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो उतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। सो मास कितना ट्रांसफर हुआ, number of electrons into mass of single electron। what is the number of electrons that can be transferred, 10 raised power 6 electrons ट्रांसफर हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का मास तो आप जानते ही होंगे, 9.1 into 10 raised power minus 31 किलोग्राम। सो ये आपका मास है जो कि ट्रांसफर हो गया। सो चार्ज की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, चार्ज इनवेरिएंट है, ये बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और चौथी जो कि खास प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बॉडी का चार्ज अवेलेबल होता है डिस्क्रीट वैल्यूज में, कंटिन्यूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। Q इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। व्हाट इज द बेसिक कॉज फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी कैन ट्रांसफर ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्वेश्चन भी आपने सिंपल सा देख लिया, मैं आपके लिए और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, छोटा मोटा क्वेश्चन हम लेंगे। कभी कभार क्या होगा, कभी कभार बॉडी में चार्ज ही दिया होगा, एन ऑब्जेक्ट हैज 4 माइक्रोकूलम चार्ज, बॉडी में चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम। आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए थे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है। यानी अभी आपको करना क्या है, आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज करनी है, अभी आपको n निकालना है, चार्ज दिया गया है, राइट। चलिए, थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका सारा 100% आई होप कि इसी में से फिर निकले बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्यों होता है बराबर NE के, n अभी निकालना है, क्यों दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6, ठीक है। n आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised power -19 कूलम। तो यहाँ से n निकलेगा, दैट विल गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड। सो आप सिंपली कर सकते हैं 4 into 10 raised power -6 डिवाइड बाई 1.6 into 10 raised power -19। तो यहाँ से आपको निकला कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर हम चलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मींस चार्ज कोई आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा जिसको सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, जो सेपरेट होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा।
सो मैं लिखूंगा चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये भी है कि आप चार्ज ना ही बना सकते हैं ना ही आप ख़त्म कर सकते हैं ना। हम इलेक्ट्रॉन थोड़ी बना सकते हैं। सो हम चार्ज बना नहीं सकते ना ही ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, हम बना सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, बट पेयर्स में। मैं यहाँ पे समझाऊंगा। इसकी और एक डेफिनेशन भी है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी क्रिएटेड और destroyed इन इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स यानी चार्ज ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं आइसोलेशन में, बट हम चार्ज बना भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में हम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, एग्जांपल्स मैं कुछ दूंगा जहां से आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ आएगा। पहली एग्जांपल, रबिंग। रबिंग में क्या होता है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम आपस में रब करवाते हैं, तो एक बनता है पॉजिटिव, दूसरा बनता है नेगेटिव। देखो हमने चार्ज बनाया लेकिन पेयर में बनाया। अगर मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, एट द सेम टाइम हम नेगेटिव बना रहे हैं। रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से उठ के दूसरी बॉडी में जाता है, एक बॉडी पॉजिटिव बनती है दूसरी नेगेटिव। यानी खाली मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं बना सकता हूँ या खाली मैं सिर्फ नेगेटिव नहीं बना सकता हूँ, पेयर्स में बनेगा। अगर पॉजिटिव बनाना चाहोगे तो नेगेटिव भी बनेगा। ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन में एक गामा रे फोटॉन आता है, ये टूट जाता है, इट्स सिप्लेट्स। ये दो स्पेशीज में सिप्लेट हो जाता है। एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज पॉजिट्रॉन। ये एंटिटी न्यूट्रल थी, तो एक न्यूट्रल, देखो हमने चार्ज बनाया नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम हमने पॉजिटिव चार्ज भी बनाया। इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। फोटॉन का टूट जाना ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ, दैट इज एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर में दो चार्जेस एक साथ कंबाइन होते हैं और गायब हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, ये मिल जाते हैं आपस में, ये फोटॉन बनाते हैं। ठीक है, गामा रे फोटॉन ही प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रल है। हमने अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहा तो नेगेटिव एट द सेम टाइम खत्म होता है। सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है, या इसकी ये डेफिनेशन है, और चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन। हाउएवर वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज बट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। एग्जाम्पल्स तीन मैंने बस समझाई। एक तो रबिंग है हमारी पहली एग्जाम्पल, दूसरी पेयर प्रोडक्शन है, और तीसरी एनहिलेशन ऑफ मैटर है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होंगे, सपोज आई हैव ए चार्ज Q1, आई हैव अनदर चार्ज Q2, इनके बीच में सेपरेशन गैप है R, तो कूलम कहता है इनके बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them। यानी फोर्स जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, फोर्स आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले कांस्टेंट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दैट विल बी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
ठीक है। और ये के जो होता है ये खुद मीडियम पर डिपेंड करता है बेसिकली। तो अगर के का वैल्यू हम देखेंगे, के का वैल्यू होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, बेसिकली ये फ्री स्पेस है। अगर दो चार्जेस के बीच में आप कुछ नहीं रखोगे, वैक्यूम रखोगे, तो उस टाइम पे उनकी परमिटिविटी कहलाती है एप्सिलॉन नॉट। बट अगर कोई मीडियम रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, खाली एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। दैट विल बी द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन द चार्जेस वी हैव टू राइट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो हमारा होता है इट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, के का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो व्हाट इज नो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल, के के बदले आप क्या लिखेंगे अगर वैक्यूम में चार्जेस होंगे? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 by R²। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो कूलम ने कहा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स होता है। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस विद देम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी फोर्स होता है K Q1 Q2 by R²। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, K खुद होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली मीडियम, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू ये है, पुट करके K का वैल्यू ये आता है। सो फोर्स होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R²। दिस इज बेसिकली स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो इस पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम साथ करेंगे ताकि आपको इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम्स में हर कोई क्वेश्चन आ पाए। मान लो मेरे पास एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, इट इज़ 2 माइक्रो कूलम, इट इज़ 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो है ये, ठीक है। चलिए इनके बीच में हमने जो दूरी रखी है वो सपोज रखी है हमने 20 सेंटीमीटर, राइट। वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमने अभी अभी पढ़ा फोर्स होता है बराबर K Q1 Q2 by R²। तो फोर्स होगा K का वैल्यू वैक्यूम में रखे गए हैं, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है चार्ज? 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है? 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हुआ 20/100 या 20 × 10⁻²। 20 × 10⁻², मीटर में मैंने कन्वर्ट किया, बट डिस्टेंस स्क्वायर हमें लेना है तो होल स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया? ये हमें फोर्स मिल गया, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। और एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपके पास एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इट इज 6 माइक्रो कूलम एंड दिस इज 9 माइक्रो कूलम। फोर्स बिटवीन देम इज F। इनके बीच में जो फोर्स है वो F दिया गया है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है -3 कूलम अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इफ -3 माइक्रो कूलम इज एडेड टू ईच चार्ज, यानी दोनों चार्जेस को -3 कूलम हम ऐड करेंगे, फाइंड न्यू फोर्स। आपको नया फोर्स बताना, नया फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले इनिशियली फोर्स कितना था इनके बीच में? F इज इक्वल टू K। Q1 कितना है? 6 माइक्रो कूलम, ठीक है, 6 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है? 9 माइक्रो कूलम, 9 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस पता नहीं तो d² रखेंगे। तो ये पहली बार फोर्स हो गया, ठीक है। अब नया फोर्स क्या होगा? F डैश, दैट विल बी K Q1। Q1 देखिए हमने दोनों को -3 ऐड किया तो ये बन जाएगा 3। 6 को ऐड करेंगे -3 तो ये 3 बन जाएगा। 3 × 10⁻⁻6, इसको भी ऐड करेंगे -3 तो ये 6 बन जाएगा। 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई d²। तो बस अब हमने क्या करना, इन दो को डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। जब मैं इन दो को डिवाइड करूंगा ऐसे, इनिशियली फोर्स है F, मुझे नया फोर्स निकालना, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको डिवाइड किया। तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा K कैंसिल हो जाएगा, d² कैंसिल, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये भी कैंसिल होगा। सो F/F डैश जो हमारा आया इट इज 6 × 9 इज 54 डिवाइड बाई 3 × 6 इज 18, यानी F डैश जो हमारा आएगा दैट विल बी 18/54 × F। ये आपका F डैश आया, यानी F डैश आया 18 1s are 18 3s are, ठीक है। सो इट इज़ F/3। तो ये नया फोर्स होगा। तो कूलम्स लॉ पे हमने थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी जान गए हम। तो इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास और भी कुछ चीज़ें आएंगी। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में अगर हम कूलम्स लॉ देखेंगे, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। इसमें अगर मैं मान लो मैं दो चार्जेस रख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, इनके बीच में दूरी है R, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, मान लो ये लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, दिस विल बी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सो व्हाट इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू, वो वही होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बट ये फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो यूनिट वेक्टर साथ लिखेंगे R कैप, बट फोर्स इधर है ना, यानी 1 से 2, तो R कैप 1 2 साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी ये R12। इसी तरह से Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर, सो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सो इट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इक्वल दैट इज K Q1 Q2। फोर्स तो सेम होगा, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, बट अभी वेक्टर ये होगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ये होगी, यानी कहने राइट यूनिट वेक्टर साथ में जोड़ेंगे, यानी R, अभी फोर्स की डायरेक्शन ये है तो R21। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, नाउ इफ यू डिवाइड F21 डिवाइड बाय F12, ठीक है, तो कभी कभार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, सो कहने राइट R12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, इसका तो R ही है ना, डिवाइड बाय R, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ज़रूरत नहीं, अगर आप नहीं लिखना चाहो इट इज़ ओके, ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में, व्हाट इज F21 बाई F12, जब मैं कहूँगा इट इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज F12, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बट ये वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है R12, और नीचे वाले की क्या है R21। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैन आई सिंपली राइट हियर F21 डिवाइड बाई F12, ये होगा बराबर। देखिए R12 और R21 में क्या फ़र्क है, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, ये सिर्फ डायरेक्शन है, R12 और R21 सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो R12 के बदले मैं लिख सकता हूँ माइनस R21 डिवाइड बाई नीचे तो R21 है ही, तो R21 कटेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, यानी जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा वही इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उन फोर्सेस की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in vacuum and force between same two charges, उन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा इन मीडियम। ठीक है, यानी इसको एप्सिलॉन आर से हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। बता वैक्यूम में कितना फोर्स होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के के बदले हम ये भी लिख सकते हैं ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई मीडियम में उन्हीं चार्ज को अगर रखोगे सेम दूरी पे रखोगे तो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी नहीं होगा, अभी एप्सिलॉन होगा। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और एक डेफिनेशन भी है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट।
चलिए, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा अगर उनको वैक्यूम में रखेंगे, डिवाइड बाई उन्हीं दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा अगर हम उनको किसी मीडियम में रखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक बात मैं आपको बता दूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है कंडक्टर्स का जो होता है, मेटल्स, ठीक, कंडक्टर्स का जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम की अगर हम बात करेंगे, इसका वैल्यू जो होता है वैक्यूम के लिए वो 1 होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है? 1 से इन्फिनिटी के बीच में। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये चीज़ अगर हम लेंगे, सो व्हाट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम? फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन मीडियम होगा बराबर F0 बाई एप्सिलॉन r। कभी पूछा जाता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, उनको वैक्यूम में रखा गया है, 30 न्यूटन फोर्स है या कुछ फोर्स है। आप बताइए इन्हीं चार्जेस को अगर किसी और मीडियम में रखेंगे जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, फोर्स कितना होगा? मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। Find force if a medium of dielectric constant (4) is introduced। अगर आप एक मीडियम डालेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 4, बताओ नया फोर्स क्या होगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फोर्स कितना होगा? F0 बाई एप्सिलॉन r होता है। यानी वैक्यूम में कितना फोर्स था? 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जिसमें इसको डाला गया है? 4। सो व्हाट इज द आंसर? 2 1s are 2 2s are 10⁻⁶/2 न्यूटन नया फोर्स होगा। तो ये चीज़ भी आप जहन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। मैं टॉपिक कोई छोड़ नहीं रहा हूं, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, यानी आपका बोर्ड एग्जाम सारा निकल आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता है अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस होंगे, सपोज Q1 है, Q2 है, ऐसे ही है Qn चार्जेस है आपके पास। इन सारे चार्जेस की वजह से आपको किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है Q0 पे। तो आप करेंगे कि आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे। आप ये फोर्स निकालेंगे, मान लो दैट इज F1, ये फोर्स निकालेंगे दैट इज सपोज F2, ये फोर्स आप निकालेंगे सपोज दैट इज Fn, ये डिस्टेंस सपोज R1, ये R2, ये R3। तो क्वेश्चन टॉपिक हमें बताता है इस पे जो नेट फोर्स होगा वो इन फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, यानी टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, इस पे जो नेट फोर्स होगा इन इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालो, फिर उनको वेक्टर सम कर लो, यानी नेट फोर्स जो होगा, कैन आई सिंपली राइट, नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी नेट फोर्स जो आपका होगा, कैन आई सिंपली राइट F1 वाला फोर्स ही है, वो किसके बराबर होगा? K Q1 Q0 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर ये होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, कैन आई सिंपली राइट R1 ये डायरेक्शन है 1 से 0 की ओर। F2 बताइए कितना होगा? प्लस F2 का वैल्यू F2 दैट विल बी K Q2 Q0 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर ये होगा R2 से 0 तक, R2 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाला फोर्स क्या होगा? K Qn Q0 डिवाइड बाई Rn, सपोज ये है Rn स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर होगा Rn0। बस इतना आप लिख सकते हैं, या तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, K और Q0 कॉमन निकाल के बाकी अंदर सारी टर्म्स आएंगी। दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो आपके पास
तीन चार्जेस दिए गए हैं, प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेस। किसी भी चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। F√3 जानते होंगे आप लोग। तो मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन चार्जेस, मान लो क्यू 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 दिया गया है, क्यू क्यू क्यू, एक साइड कितना है ए, हर एक साइड ए, ठीक है। तो हमने किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, मान लो इस पे फोर्स निकालना है, तो ये इसको पुश करेगा, ये वाला फोर्स पहले हम F1 निकाल सकते हैं। तो बताया F1 कितना होगा, पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो फिर वेक्टर सम कर लेंगे। सो व्हाट इज F1 इक्वल, दैट इज के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये F1 फोर्स हो गया। F2 फोर्स कितना होगा, के ये वाला, F2 ये जो इस पे लगाएगा, है ना, हमें किसी एक पे नेट फोर्स ढूंढना है, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, सपोज दैट इज F2। व्हाट इज F2 इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो दोनों फोर्स देखिए बराबर है, दोनों बराबर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री का एंगल होगा। अब इन दो फोर्सेस को ऐड करेंगे लेकिन वेक्टर सम करेंगे। सो नेट फोर्स क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60। अब देखिए F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैं दोनों के बदले FF लिखूंगा, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। सो कैन आई सिंपली राइट अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F इंटू F स्क्वायर cos 60 इज 1/2, 2 गया, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3F स्क्वायर यानी √3F। तो आप ये डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अगर तीन चार्जेस है, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स ढूंढना है, F√3 होता है। एक चार्ज की वजह से अगर फोर्स F होगा तो नेट फोर्स इस पे होता है F√3 बिकॉज 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो आप F का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आएगा √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये सुपरपोजिशन हो गया हमारा। सुपरपोजिशन पे हमने इक्वेशन भी कर दिया। इस पे एक दो केसेस बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर नोट पॉइंट मे भी ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पे तीन चार्जेस रखे गए हैं, इक्वल चार्जेस, और सेंटर पे और एक चार्ज रखा गया, तो इस पे नेट फोर्स होता है 0। ये आप ज़बान याद रखेंगे, बिकॉज इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, ये तीन आपस में 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। जब तीन इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट होता है 0। तो आज के बाद याद रखना, अगर सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन है, इफ चार्ज ऑन सेंट्रॉइड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 0, इस चार्ज पे नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो 0 के बराबर होगा। चलिए हमारे पास और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, स्क्वायर प्रॉब्लम हो सकती है, एक वो भी दिखाते चलें। इधर चार्ज क्यू 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 एंड क्यू, ठीक है। हमें नेट फोर्स ढूंढना है ऑन एनी चार्जेस, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स हमें ढूंढना है। इसका एक साइड मान लो डी दिया गया है, ठीक है, एक साइड है डी, ये स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर की चार वर्टिसेस पे चार चार्जेस दिए गए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, हमें किसी एक वर्टेक्स पे कोई चार्ज लेना, उस पे नेट फोर्स ढूंढना है। तो इस पे कितने फोर्सेस होंगे, एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F1, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F2, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, दैट विल बी फोर्स F3, ठीक है। F1 ज़रा ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज F1 इक्वल के क्यू इंटू क्यू, के क्यू इंटू सॉरी ये वाला के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये F1 फोर्स हो गया ये वाला। इस तरह से F2 ये फोर्स हो गया। व्हाट इज F2 इक्वल के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, वो भी आएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये वाला साइड अगर आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे वो आएगा, है ना, ये साइड आएगा, मान लो ये x है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस √2d आता है, ये √2d आएगा, √2d। तो बता तीसरा फोर्स कितना होगा F3, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई √2d स्क्वायर, √2d का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये F3 हो गया। चलो F3 में यहाँ लिख देता हूँ, F3 यहाँ के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई √2d का होल स्क्वायर। अब देखिए पहले हम F1 और F2 को ऐड करेंगे,
ये दो 90 डिग्री पे, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है √2f, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो f1 और f2 का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f2 क्या होगा, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वो होता है √2f के बराबर, बिकॉज इनके बीच में एंगल है 90। सो दैट कम्स इक्वल टू √2f का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, एक f ये है ना, ये तो f ही है ना, f1 और f2, f मैंने रखा। सो √2 टाइम्स k q इंटू क्यू हुआ q स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाला रिजल्टेंट और तीसरा, इन दो का रिजल्टेंट बीच में होगा, यहाँ मान लो वो r1 है, अब वो r1 और f3 का वेक्टर सिंपल सम होगा बिकॉज उनकी डायरेक्शन सेम है। अब ये तीसरा वाला फोर्स इन दो के रिजल्टेंट के साथ ऐड होना है, तो नेट फोर्स जो आएगा उनका सिंपल एडिशन होगा बिकॉज उनकी डायरेक्शन सेम है। नेट फोर्स होगा r1 प्लस f3। व्हाट इज r1, पहले का रिजल्टेंट क्या था, √2 k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, एंड व्हाट इज फोर्स f3, k q स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हुआ 2, सो 2d स्क्वायर। कुछ कॉमन वगैरह भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। और एक बात याद रखना, अगर सेंटर पे चार्ज होता, उस पर नेट फोर्स ढूंढना होता, वो 0 होता, बिकॉज इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्सेस कैंसिल होते, इससे और इससे फोर्सेस कैंसिल होते हैं। अगर क्वेश्चन होगा स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 चार्जेस रखे गए और सेंटर पे भी एक चार्ज रखा गया, बताइए नेट फोर्स क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली 0। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस, जिस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज डालेंगे उस पर फोर्स लगेगा। जस्ट इट इज अ स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज विद इन विच, जिस स्पेस में फोर्स is experienced by any other charge, इस स्पेस को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, मुझे मान लो यहाँ पे इसके लिए इर्द गिर्द फील्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो है दैट इज, यहाँ पे मुझे एक टेस्ट चार्ज डालना पड़ेगा Q0, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ये फील्ड की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, किसी भी जगह अगर यहाँ पे आप पॉइंट चार्ज डालोगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे डालोगे, तो मान लो ये दूरी है r, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यानी अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज फोर्स, इस पे कितना फोर्स लगेगा, k Q0 डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई ये Q0 डिवाइड करना है। सो Q0 कटेगा k Q बाई r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है k Q बाई r स्क्वायर। शॉर्ट में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज डालेंगे उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन। और कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है, k Q बाई r स्क्वायर। चलिए, और एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। इसके बाद एक खास टॉपिक है जो पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जड रिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं कोई टॉपिक, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सारा पढ़ा रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जड रिंग। मान लो मेरे पास एक चार्जड रिंग है, हमने एक चार्जड रिंग रखा हुआ है, हमने इस पे चार्ज रखा है, सपोज ये हमने कोई चार्ज रखा है इस पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट चार्ज होता तो k Q बाई r स्क्वायर। मान लो ये दूरी हमने x रखी है, इसका रेडियस मान लो मैंने a रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे dq, उससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे इधर की ओर, उसको हम नाम देंगे DE, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इस रिंग को बेसिकली हम छोटे छोटे चार्जेस में डिवाइड करेंगे,
डी क्यू, बताओ उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी किसके बराबर होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, चूंकि पॉइंट चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, सपोज ये आर है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी थीटा बनेगा, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, डी ई कॉस थीटा और यहाँ से आएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऑपोजिट एलिमेंट होगा और एक डी क्यू चार्ज होगा, उससे फील्ड होगा इधर की ओर, वो भी डी ई ही होगा। यहाँ भी एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा, इस डी के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, यहाँ से डी ई कॉस थीटा और यहाँ से डी ई साइन थीटा। इसी तरह से इस रिंग में इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। साइन वाले कैंसिल होंगे, कॉस वाले ऐड होंगे। सो नेट फील्ड जो यहाँ पे होगा, अब इस रिंग में यहाँ भी एलिमेंट होगा, यहाँ भी, उससे फील्ड इधर, इससे फील्ड इधर, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल, कॉस ऐड, यानी नेट फील्ड होगा एडिशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस कंपोनेंट्स, यानी साइन कंपोनेंट्स विल कैंसिल, साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल एंड नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। सो नेट फील्ड हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन, डी के बदले क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो कॉस थीटा होगा एक्स बाई आर, कॉस थीटा के बदले लिखेंगे एक्स बाई आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालिए, चलिए कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालेंगे। तो आर को लेकिन हम ऐसे, चलो के भी कॉन्स्टेंट है, एक्स भी कॉन्स्टेंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स है, डिवाइड बाई ये आर भी फिक्स है, डिवाइड बाई आर क्यूब, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है। सो ये बनेगा के एक्स बाई आर के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज हमें आर में आंसर नहीं चाहिए, एक्स और ए में आंसर चाहिए। सो आर के बदले हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। और छोटे छोटे चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, वो तो टोटल चार्ज बन जाएगा, टोटल चार्ज मान लो क्यू है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्जेस विल बी टोटल चार्ज। सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इक्वल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई, ये रूट हुआ रेज पावर 1/2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2, बिकॉज 1/2 इंटू 3 हुआ 3/2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, ठीक है। सेंटर पे अगर होगा एक्स का वैल्यू होगा 0, तो सेंटर पे फील्ड 0 होगा, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी 0। और अगर आप बहुत दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी 0 होगा, है ना। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस उस टाइम भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो पता चला कि यहाँ 0, इन्फिनिटी पे 0, बीच में कुछ है, तो कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पे फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर आप फील्ड का ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, पहले फील्ड 0, फिर बढ़ रहा मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है फिर से। इनफैक्ट इस साइड से भी ऐसे ही होगा, फील्ड बढ़ेगा फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पे जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, वो दूरी जो है वो होता है a/√2 पोजीशन, ये याद रखना, a/√2 पोजीशन पे फील्ड होता है मैक्सिमम के बराबर। तो ये रिंग हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो पता चला रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 0, रिंग के सेंटर पे फील्ड होता है 0 के बराबर। चलिए इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, चार्जड आर्क कभी कभार आपके पास होगी, इससे फील्ड निकालना होगा। मान लो एक चार्जड आर्क है, इधर सेंटर पे फील्ड निकालना होगा, इसका रेडियस r है, तो यहाँ फील्ड इधर की ओर होगा और वो फील्ड होता है बराबर 2k λ/r sin θ/2। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के लिए नहीं है, बट कभी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक, कभी आ सकता है क्वेश्चन। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, तो आपके पास ये चार्जड आर्क है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर फील्ड बताओ क्या होगा, चार्जड आर्क, अभी थीटा कितना लोगे 90, थीटा का वैल्यू 90 पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज छुपा हुआ है।
ना अब हम और एक ये जो एक्सिस वाला क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो क्वेश्चन मैं ज़्यादा बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, बट मैं पढ़ा सारा रहा हूँ जिस पे बोर्ड एग्जाम सारा क्लियर हो जाए। तो चार्जर्ड आर्क के बाद हमारे पास और एक खास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कभी भी निकाल सकते हैं। इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे? अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जिस जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो उधर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके बाद हम आते हैं बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है डिसकंटिन्यूअस कर्व, ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाती। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी, दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स, कॉमा दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से उठती है एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। यानी आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से फील्ड लाइन उठती है और ये जाती है नेगेटिव में, डायरेक्शन ये, ठीक है। पॉजिटिव से उठ के नेगेटिव में, पॉजिटिव से उठ के नेगेटिव में जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। पहली प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, एंड नेगेटिव पे होती है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी। इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी। अगर ये फील्ड लाइन है तो यहाँ पर टेंजेंट ये हो गया, अगर फील्ड लाइन ये है तो टेंजेंट ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पे दो जगहों की और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जितनी फील्ड लाइंस क्राउडर होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्राउडर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, जितनी क्राउड होंगी उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally on account of force of attraction between unlike charges। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो अनलाइक चार्ज, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस उठती है, ठीक है, और नेगेटिव के अंदर जाती है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ हैंड शेक कर लेती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, दे शो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। अगर अनलाइक चार्ज, वही हमने लिखा, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ
फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, यानी अगर लाइक चार्जेस होंगे, मान लो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, अगर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव होगा, यहाँ से भी फील्ड लाइन उठेगी, यहाँ से भी फील्ड लाइन उठेगी, ठीक है, जो यहाँ से उठेगी यहाँ से भी उठेगी, तो ये इधर मुड़ जाती है, 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 बिकॉज लाइक चार्जेस है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइन्स होती हैं जिनसे हम कभी भी, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, इनसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होती है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक ही जगह पे फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास होती है, अगर ये क्राउडर होंगी, जितनी ज़्यादा ये क्राउड होंगी उतना फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये हैंड शेक कर लेती है, ठीक है, दे शो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ये मुड़ जाती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दिखाऊं। जितनी फील्ड लाइंस होती है ना, समझना चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा है। मान लो एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन, मेरे पास दो चार्जेस दिए गए, ये Q1 ये Q2, ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइन उठी और इधर चली गई, फील्ड लाइन उठी और इधर चली गई, ठीक है, तो और फील्ड लाइन उठी, ये यहाँ चली गई, फील्ड लाइन उठी, ये इसके अंदर नहीं गई, ये इन्फिनिटी की ओर जा रही। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड, पहला पार्ट नेचर ऑफ चार्जेस, अब बताओ चार्जेस का नेचर क्या है। दूसरा पार्ट फाइंड Q1 बाई Q2। सिंपल क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ जो आ सकते हैं, इनफैक्ट ये कभी नीट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बताओ फील्ड लाइन कहाँ से उठी, यहाँ से, जहाँ से उठती है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, सो Q1 क्या आएगा, पॉजिटिव, Q2 क्या आएगा, नेगेटिव, जहाँ जाती है वो नेगेटिव होता है, इधर चली गई ये नेगेटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा पार्ट, यू हैव टू फाइंड Q1 बाई Q2। Q1 बाई Q2 जितनी फील्ड लाइंस का नंबर आप देखेंगे वही डिवाइड करेंगे। यहाँ कितनी फील्ड लाइंस उठती हैं, 4, डिवाइड बाई इसके अंदर कितनी जाती है, 2, 4/2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो है दैट इज डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इंशाल्लाह मैं 2 लेक्चर्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के निकलेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं डाइपोल। यानी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, यूजुअली उस डिस्टेंस को हम 2a कहते हैं, सो इसका नाम है डाइपोल। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अच्छा, और एक टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है ये P से डिनोट होता है। डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, एक चार्ज ले लो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एक चार्ज ले लो, मान लो Q, एंड व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, 2a। सो डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डाइपोल मोमेंट की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये आपका डाइपोल है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है, ये -Q है, ये -Q है और ये 2Q है। आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है।
एंड नेट डायपोल मोमेंट P से डिनोट होता है डायपोल मोमेंट। तो इस चार्ज को बेसिकली हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ये एक तो होगा Q और होगा Q। एक Q इस माइनस Q के साथ डायपोल बनाएगा इधर की ओर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दूसरा Q इस डायपोल के साथ बनाएगा डायपोल मोमेंट इधर की ओर। सपोज ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, तो आपको कितने डायपोल्स मिले, एक डायपोल और दो डायपोल। इन डायपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम करेंगे तो ये वाला डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये वाला Q इंटू व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस d। ये वाला डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस d। तो ये डायपोल QD, ये डायपोल QD, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, रिजल्टेंट होता है F√2 या P√2। सो व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू P√2 बिकॉज थीटा है 90 इन दो वेक्टर्स के बीच में, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। सो P√2 वो होगा, P कितना है Q इंटू D√2। तो ये हो गया क्वेश्चन भी हमारा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। ठीक है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए। मान लो आपके पास एक डायपोल है, दिस इज माइनस Q चार्ज, दिस इज प्लस Q चार्ज, डिस्टेंस है 2a, ये एक्सियल लाइन हो गई। हमने एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P लिया जो डायपोल के सेंटर से x की दूरी पे है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस Q से इधर फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q से, फिर उनको ऐड करेंगे। सो प्लस Q से फील्ड कितना होगा, E ड्यू टू प्लस Q। पॉइंट चार्ज से कितना फील्ड होता है KQ/r², तो मैं लिखूंगा KQ/, बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस a। अगर ये सारा 2 है, ये तो a हो गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस a। सो KQ/x माइनस a का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे माइनस Q से फील्ड, E ड्यू टू, और इसकी डायरेक्शन होगी इधर की ओर। सपोज ये E1 है हमारा, मान लो ये E1 है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इससे कितना यहाँ पे फील्ड होगा KQ/r²। सो KQ, अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए ये दूरी है x प्लस a। सो एक है x माइनस a, दूसरा है x प्लस a का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन इधर होगी बिकॉज नेगेटिव चार्ज से फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव से इधर होगा। ये फील्ड है E2। नेट फील्ड किसके बराबर होगा, व्हाट इज नेट फील्ड, दैट विल बी E1 माइनस E2। सो व्हाट इज E1, KQ/x माइनस a का होल स्क्वायर। व्हाट इज E2, KQ/x प्लस a का होल स्क्वायर। तो कॉमन निकालेंगे KQ, अंदर बचेगा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन बड़ी सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं ये। सो इसका वैल्यू E नेट जो फील्ड आया दैट इज KQ। अब देखें ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ चला जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यह a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट दोनों का स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर हम साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा दैट इज K इंटू Q, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a के बदले x है, b के बदले a है, डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट, अब देखिए ये माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x स्क्वायर कैंसिल होगा, a स्क्वायर कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2x है 2x है, ये प्लस हो जाएगा 4x है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQ 4xa डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया, ये देखिए मैं इसके बदले ऐसा भी लिख सकता हूँ KQ इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिकॉज मुझे पता है Q इंटू 2a होता है डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, Q इंटू 2a के बदले हम P लिखेंगे, ये 2 अपना ऐसे ही है और x भी ऐसे ही है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। बराबर ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो कभी कभार होता है जो पॉइंट दूर होगा, या पूछा जाता है डायपोल शॉर्ट हो, डायपोल शॉर्ट हो या पॉइंट दूर हो, ये एक ही बात। सो फॉर शॉर्ट डायपोल के लिए
x होगा ज़्यादा, a होगा बहुत कम, चार्जेस नज़दीक है ना, a को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन e। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 2kp डिवाइड बाई, देखिए ये बनेगा x रेज पावर 4, एक x कट जाएगा, 2kp बाई एक्स क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो शॉर्ट डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। इस साल नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, शॉर्ट डायपोल की वजह से बताया इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ कैसे वैरी करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। नाउ कमिंग टू लास्ट वेरी टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, और एक बात याद रखना, नेट फील्ड इधर है ना, बिकॉज E1 ज़्यादा है, इस चार्ज का फील्ड ज़्यादा है, इसका कम है बिकॉज ये दूर है, तो नेट फील्ड ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, अरे है कि नहीं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी ये ऑपोजिट। यानी सेम, सॉरी, डायपोल मोमेंट ये है, नेट फील्ड इधर आया ना, सो एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। सो कमिंग टू लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। मान लो आपकी बार, अब हम एक डायपोल ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इन दो चार्जेस के बीच में दूरी कितनी है, 2a। इक्वेटोरियल लाइन ये कहलाती है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ नेट फील्ड ढूंढना है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज से फील्ड होगा इधर अवे, ठीक है, फील्ड होगा मान लो E(k)/r², वो होगा, सपोज ये r है, मान लो हमने ये x रखा है, पॉइंट हमने सेंटर से कितनी दूरी पे रखा, x। इससे पहले भी हमने एक्सियल लाइन पे पॉइंट रखा था सेंटर से x की दूरी पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, kq/r²। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू ये है, माइनस क्यू की वजह से ये ई है, माइनस क्यू की वजह से होगा टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर सेम होगा, ये दूरी भी आ रही होगी ना, माइनस क्यू से भी फील्ड कितना होगा, kq/r², राइट। अब देखिए क्या होगा, ये वाला एंगल सपोज, लेट अस सपोज ये वाला एंगल मैं रखूंगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, E cos थीटा और यहाँ से, सॉरी, E sin थीटा, E sin थीटा, यहाँ से E cos थीटा। ये वाला फील्ड, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। E का यहाँ से कौन सा कंपोनेंट, cos, E cos थीटा, यहाँ से कौन सा, sin, E sin थीटा। साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, एंड दैट इज ऑब्वियसली 2E cos थीटा। बस हो गया खेल, 2E के बदले ये वैल्यू डाल दो, kq/r²। cos थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है, या यहाँ से देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा बेस है a, हाइपोटेन्यूज है r, सो a/r। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये बनेगा k, ये बना q इंटू 2a, यानी डायपोल मोमेंट q इंटू 2a, सो kp/r³। ये आपके सवाल का जवाब, kp/r के बदले लिखा जा सकता है √a² प्लस x², तो r के बदले आप लिखेंगे √a² प्लस x², पावर क्या आएगा, क्यूब, तो ये बन जाएगा kp/x² प्लस a² रेज पावर, ये हुआ 1/2 इंटू 3, होगा 3/2। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, kp/x² प्लस a² रेज पावर 3/2। शॉर्ट डायपोल का अगर हम जिक्र करेंगे, फॉर शॉर्ट डायपोल के लिए अगर हम ध्यान रखेंगे, a छोटा होगा, शॉर्ट डायपोल में a छोटा, x होगा बहुत बड़ा a से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, kp/, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा,
ए तो खत्म हो गया, 2 कटेगा kp/x³। सो शॉर्ट डायपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे कितना फील्ड होता है, kp/x³। बट शॉर्ट डायपोल से एक्शियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 kp/x³। यानी कहने राइट ई एक्शियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई एक्शियल बाई ई इक्वेटोरियल। एक्शियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो कितना होता है 2, बट फॉर शॉर्ट डायपोल। तो इंशाल्लाह ये आज के लेक्चर में 1 आवर की क्लास आज चली। आज के लेक्चर में मैंने जितना कंप्लीट करना था वो मैंने किया। इंशाल्लाह आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक तो पहले पढ़ेंगे डायपोल इन फील्ड और हम पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, पोटेंशियल, सारा उसी में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर मैंने रखे हैं 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स में। इंशाल्लाह हम ये कैपेसिटेंस लेकर सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।